दानेदार दुश्मन। अलबेले अहमदाबाद जैसा एक नगर है। इसमें अदबीर सेठ जैसे एक व्यवहार कुशल बनिया हैं। लक्ष्मी निरंतर आ रही थी और खजाना बढ़ता जा रहा था। सेठ का हीराचंद नाम का एक इकलौता बेटा है। बेहद लाड़ प्यार में पला, इसीलिए कुल दीपक बिगड़े सांड जैसा हो गया था। पूरा दिन आवारागर्दी में व्यतीत करता, नाश्ता पानी में पानी की तरह पैसा बहाता, जुआ खेलना, चोरी करना, वैश्यगृह जाना, एक से बढ़कर एक अवगुण थे। किसी ने कहा है, आवत टालिए वह टालने जोग, नहीं फिरे व्यापी जाग गयो रग रग में जो रोग। लखदीर सेठ को लगने लगा कि उस लड़का हाथ से गया। उस बेला क्षण घड़ी या चौघड़िया ने कुछ ऐसा कर दिया कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। बेटे की चिंता में लखदीर सेठ कमज़ोर होते गए। चिंता रूपी कीड़ा उन्हें धीरे धीरे खाने लगा। कुछ समय पश्चात उन्होंने खाट पकड़ ली। उन्हें लगा कि मैं ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ। उन्होंने हीराचंद को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, कुछ समय बाद मैं नहीं रहूँगा तो कोई चिंता की बात नहीं। तुम्हारे लिए हरा भरा परिवार छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन तुम में 2-4 कुलक्षण हैं जिस दिन से तुम बर्बाद हो जाओगे। कामकाज कुछ ना करो और उड़ाते ही रहो तो कुबेर का भंडार भी 3 दिन में साफ हो जाएगा। पसीना बहाकर कमाया हो उसी को पता चलता है कि 100 में कितने 20 होते हैं। माथे पर हाथ का छज्जा बनाकर मानो भविष्यवाणी कर रहे हों। इस तरह सेठ कहने लगे कि मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल नहीं है। कल को तुम अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ तो एक उपाय करना। क्या बापू? हीराचंद ने कहा। तुम रोज सुबह उठकर सबसे पहले लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखना, फिर जो कुछ भी काम करना हो वह करना। लेकिन बापू, लक्ष्मीचंद तो आपके वर्षों पुराने दुश्मन हैं। उनसे इतनी वर्षों से दुश्मनी चली आ रही है, उसका क्या? लक्ष्मीचंद मेरा दुश्मन तो सही है, पर दानेदार दुश्मन। हम लोग व्यापार कर रहे हैं तो प्रतियोगिता तो रहने ही वाली है। कुंद व्यापार को जिस तरह सान पर चढ़ाने से चिंगारी बनती है, उसी तरह दुश्मन की चिंगारी तो निकलती ही रहती है। कभी कभार टेढ़ी लकड़ी पर टेढ़ी आरी जैसे स्थिर जाए तो बल भी मिलता है, और कोई मुसीबत आ जाए तो उपाय न सूझे तो तुम प्रण कर लेना कि सुबह मैं उनका दर्शन करके ही अन्न जल ग्रहण करूँगा। तू ऐसा वचन दे तो मेरी आत्मा को शांति मिले। हीराचंद ने कहा, बापू, तुम्हें जिस बात का डर है वह सही है। मित्रों ने जो खराब आदतें दी हैं वे छूट नहीं रही हैं। वैसे भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या करूं? तुम्हारा कहना मानकर मैं लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखने का प्रण लेता हूं। अंदर से टूट चुके लखदीर सेठ कुलदीपक की शिकायत लेकर स्वर्ग सिधार गए। रोना धोना हो गया। रिश्तेदार आए, घर की संपत्ति अनुसार शुद्ध 13वीं की दान पुण्य किया और गांव वालों को खिलाया। गांव का कोई भी खाने में बाकी ना रहा। घर की पूरी जिम्मेदारी हीराचंद ने उठा ली। अब कहने या रोकने टोकने वाला कोई ना रहा। हीराचंद को खुला दौर मिल गया और वह बेलगाम घोड़े जैसा बन गया। खर्च के नए नए मार्ग तो थे ही, अनर्थ की राह पर लक्ष्मी लुटाने लगा। कहने वालों ने सच कहा है कि संचित कर्मों की पूंजी घट जाए तो वह तीसरी पीढ़ी में कुछ न कुछ नया पुराना होता है। लक्ष्मी चकमा देकर चली गई। आओ भाई और जाओ भाई। लखपति लखदीर सेठ का बेटा हीराचंद रास्ते का भटकता भिखारी बन गया। उसकी ऐसी दशा हो गई कि गांव में कोई उसे 2 सेर नमक भी उधार नहीं देता था। दीपक तले अंधेरा। कुल दीपक ने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। घर में समझदार और चतुर सुजान सेठानी उसे खूब उपदेश देती, एक एक बात समझाती, लेकिन वह समझे तो ना। इस कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। ऐसा सब तो उसके मन में ही नहीं आता था। हीराचंद ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, परंतु भिक्षा पात्र में डालने वाला कोई भी नहीं रहा।
कहीं कुछ सूझ नहीं रहा था। दिन में तारे दिखने लगे थे। उसे अपने पिता की आवाज़ सुनाई दी, डूबते को तिनके तिनके का सहारा। ऐसा सोचकर हीरा चंद ने मन ही मन कहा, चलो बापू कह गए हैं वैसा ही करता हूँ। बड़ा बाजार गया। नए चौक के माणिक चौक में लक्ष्मी चंद सेठ की दुकान लगी है। रेशम और किनखाव के गद्दे तकिए के सहारे लक्ष्मी चंद सेठ बैठे हैं। दाहिने हाथ में भाग्य रेखा झलक रही है। मुनीम जी बही खाता लिख रहे हैं। ऐसी सुंदर प्रभात में चीथरे हाल एरा गैरा जैसा हीराचंद पीढ़ी के आगे से निकला। लक्ष्मीचंद सेठ के दर्शन करके राम राम करके अपने रास्ते चला गया। नियम यानी नियम, हीराचंद का यह रोज का नियम हो गया। रोज सुबह उठना, नहा धोकर लक्ष्मीचंद सेठ के दुकान के आगे से निकलना, उन्हें राम राम करना, फिर कोई कामकाज करना। शुरुआत में तो किसी को पता ही नहीं चला। 15-20 दिन हुए तो लक्ष्मीचंद सेठ का ध्यान गया। उन्हें लगा मेरा बेटा रोज सुबह सुबह दुकान के आगे से निकलता है, कुछ बोलता चालता ही नहीं, मेरे मुंह की तरफ देख राम राम करके चला जाता है। सेठ ने मुनीम से कहा, उसे कल मेरे पास ले आओ। दूसरे दिन सुबह के पहर हीराचंद आया। सेठ का मुंह देखकर राम राम किया और जैसे ही जाने लगा तो सेठ के मुनीम ने बुलाया, हीराचंद इधर आओ, तुम्हें सेठ बुला रहे हैं। सेठ ने हीराचंद के पास में बिठाया और पूछताछ करने लगे, भाई तुम किसके बेटे हो? लगदीर सेठ का। अरे तू लगदीर सेठ का बेटा है, तेरी ऐसी दशा कैसे हो गई? तेरे पिता ने तो खूब जहो जलाली की थी। तब था, जीवन में सुख छांव आता रहता है। मरते समय मेरे पिता ने कहा था कि तुम्हारे बुरे दिन आए तो प्रतिदिन उठकर लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखकर राम राम करना। लेकिन भाई तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुझे रुपए पैसों की जरूरत है, व्यापार धंधा शुरू करना है तो तुम्हारा सहयोग करूं। सेठ ने बोला, ना रे, ऐसे किसी उद्देश्य के लिए मैं नहीं आता, बल्कि मेरे पिताजी ने कहा था कि बुरे समय आए तो सुबह के समय उठकर सबसे पहले सेठ का मुंह देखकर राम राम करना, इसीलिए आता हूँ। अच्छा, और कोई बात? बोले नहीं, पर जरा हृदय की खिड़की को खोल, शुरुआत से ही बात तो बता कि तेरी ऐसी दशा कैसे हो गई। सेठ, मेरे अंदर कुछ बुरी आदतें आ गई हैं, उन्हीं में मैं डूबा रहता हूँ। ऐसी कौन सी आदत हैं वे? मित्रों के साथ नाश्ता पानी करना, जुआ खेलना, चोरी करना, गणिका गृह जाना। बात सुनकर लक्ष्मीचंद सेठ घर के अंदर एकांत में चले गए। थोड़ी देर बाद लक्ष्मीचंद सेठ के हृदय से एकदम से उजाला हुआ। उनका अंतर्वैभव खिल उठा। ओहो, लगधीर सेठ को मुझ पर इतना भरोसा कि बिगड़े हुए बेटे की देखभाल मुझे सौंप गए। बिगड़ी बाजी सुधार कर गाड़ी पटरी पर चढ़ाऊं तो ही मेरा लक्ष्मीचंद। कोरे कागज पर तो क्या बच्चा चित्रकारी करता है, लेकिन जो बिगड़े हुए को सुधारे वही मर्द होता है। लक्ष्मीचंद सेठ ने मुनीम को हुक्म दिया, प्रतिदिन सुबह हीराचंद को नकद 100 रुपया दे देना। रोज सुबह उठते ही हीराचंद को 100 रुपये मिलने लगे। फिर क्या था, ऊँट था कि घूरे पर चढ़ा और बौना था कि गड्ढे में गिरा। एक तो नटखट बंदर, और वह भी शराब पिया। हीराचंद तो मित्रों के साथ मिलकर नाश्ता पानी उड़ाने लगा। दांत टूटे तो कुत्ते का और चमड़ा फटे तो गधे का। मुफ्त में मिल रहा था तो मित्रगण भी पीछे क्यों रहते, वे तो दूसरों के पैसों पर महफिल करने वाले थे। हीराचंद ने कहा, चलो बहुत दिनों से जुआ नहीं खेला तो आज खेल कर देखें। ऐसा सोचते सोचते वह एक हफ्ता बीत गया। एक दिन लक्ष्मीचंद सेठ ने हीराचंद से पूछा, क्या हाल चाल है? हीराचंद ने कहा, मैं तो आनंद में हूँ, आपकी तरफ से 100 रुपया मिल जाता है, फिर किस बात की चिंता फिक्र। लक्ष्मीचंद सेठ को लगा कि अच्छा, यह तो आसमान में उड़ रहा है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। फिर बोले, तू मेरी एक बात सुनेगा, मेरा कहा करेगा? आप जो बोलोगे वही करूँगा, उसे करना मेरा कर्तव्य है। तुम सब दोस्त मिलकर जुआ खेलते हो,
तुम उन सबसे पूछो कि तुम कितने समय से जुआ खेलते हो, अब तक तुमने कितना जीता, इतना पूछकर कल मुझे बताना। ठीक है, पूछ लूँगा, इसमें क्या है। उस दिन हीराचंद ने दोस्तों से पूछा, अरे वो सारी बात छोड़ो, मैं पूछ रहा हूँ कि उसका उत्तर देना कि तुम कितने समय से खेलते हो। दोस्तों ने उत्तर दिया, इसमें इसमें ही तो हमारा पूरा जीवन गया है, सुबह से शाम तक हमारा काम ही यही है। बोलो अब तुम्हें क्या कुछ कहना है। अच्छा, साल भर चल जाए उतना भी मिलता है। बचाने की तो बात ही क्या, जिस रास्ते जाता है उसी रास्ते से आता है, उसी रास्ते से चला जाता है। हो तो हो, ना हो तो एक कौड़ी भी ना हो। ऐसा भी दिन आता है कि बीड़ी पीने के लिए भी जेब में 4 पैसे नहीं होते। दूसरे ने कहा, हमसे पूछता है तू, तेरे पास कितना बचा, उसकी तो बात कर भाई। मैं तो बर्बाद हो गया, पिता की 10 लाख की पूंजी थी, वो भी गंवा दी। यह तो होता ही रहता है, बहुत चिंता मत करना भाई, दिमाग तो शून्य हो जाएगा। हीराचंद ने विचार किया कि कुल मिलाकर इसमें किसी को कुछ लाभ नहीं हुआ। मैंने पिता की संपत्ति गंवा दी, इसके बदले कहीं धंधे में रुपया लगाया होता तो मेरी यह दशा ना होती। उसने मन ही मन हिसाब लगाया, उसे बड़ी पीड़ा हुई। उसने मन में गांठ बांध ली कि आज से कभी जुआ नहीं खेलेगा। लेकिन उसे अब जब यह बात समझ में आई तब बहुत देर हो गई थी। दूसरे दिन सुबह उठकर वह लक्ष्मीचंद सेठ का दर्शन करने गया। सेठ के आदेश अनुसार मुनीम उसे 100 रुपया देने लगा। तब उसने कहा, आज तो 50 रुपये ही दो। लक्ष्मीचंद सेठ ने कहा, क्यों भाई, आधी कटौती। काका, मैंने प्रतिज्ञा ली है, अब जुआ नहीं खेलूँगा। जिस राह पर लुटा हूँ उस राह पर कभी कदम नहीं रखूँगा। आपने जो प्रश्न पूछा था वह प्रश्न मैंने सबसे पूछा। इस राह पर चलने वाले का हालचाल मेरे जैसा ही है, किसी ने कुछ बना नहीं लिया। आज तक मैंने पिता और पत्नी की बात नहीं मानी, लेकिन अब मेरी आँख खुल गई है। जुआ में तो पांडवों ने आगे पीछे बिना कुछ सोचे सब कुछ गंवा दिया और वनवास में दिन बिताने पड़े। काका भला हो आपका कि आपने मुझे सोचने के लिए प्रेरित किया। लक्ष्मीचंद सेठ ने मन में विचार किया कि पैसा खर्च करना व्यर्थ नहीं गया, वसूल हो गया। 100 में से 1 पाया तो कहते हैं कि 99 की भूल, एक अवगुण तो टल गया। ऐसा करते करते 1 सप्ताह बीत गया। लक्ष्मीचंद तो रोज रात को बन ठन कर वैश्यागृह जाता, नाच गानों मुजरा की मजे लेता। रंगीन रात शांत हो जाती, हीराचंद को मुफ्त का बकरा समझकर वैश्या जेब खाली करती रहती। एक दिन लक्ष्मीचंद सेठ ने हीराचंद से कहा, भाई तुम रात में वैश्यागृह जाते हो, उसके बदले सुबह के समय जाकर देखो। हीराचंद तो एकदम सुबह लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखकर राम नाम करके सीधा वैश्यागृह चल दिया। हीराचंद ने वैश्या को देखा तो मानो जीवित डायन, गाल के गड्ढे, आँखों के नीचे एकदम धसी हुई और साही के कांटे जैसे सूखे केश, अस्त व्यस्त वेश। हीराचंद तो उसे देखकर एकदम से 2 कदम हट गया। उसे लगा वह वैश्या का रूप इसके पीछे में लट्टू हो गया था। यह तो रात की रंगीन रोशनी मोहित कर देती है, श्रृंगार न करने पर तो बबूल का ठूंठ भी खिल उठता है। आज तक मैंने केसर छोड़कर पलाश का आनंद लिया, उसकी अपेक्षा तो देवांगना जैसी प्राण नौछावर करने वाली मेरी घरवाली क्या कम है। उसकी आंख पर पड़ा पर्दा तुरंत हट गया। उल्टे पांव लौटकर वह सीधा घर गया। वैश्या उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी, ए सेठ आओ ना, आते ही क्यों लौट रहे हो। मेरे गले की कसम, मुझसे मिलते रहना, मेरी चाहत में कोई कमी ना आएगी। हीराचंद ने तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। आज की घड़ी और कल का दिन, काटे कान आवे शान। वैश्या ने उसे सख्त नफरत हो गई। उसके हृदय में रेशम की गांठ बन गई, ऊपर से तेल की 2-4 बूंद गिर गईं, जो टूट भले जाए पर खुलेगी नहीं। उसने निश्चय कर लिया कि आज से वैश्या मेरी माँ बहन। दूसरे दिन सुबह सुबह हीराचंद ने लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखा और राम राम किया। नित उठकर 50 रुपया देने वाले मुनीम से कहा, बस आज तो 25 रुपया ही देना। लक्ष्मीचंद सेठ ने कहा, क्यों बेटा। हीराचंद ने कहा, काका
काका बस आज से वैश्यागृह नहीं जाऊंगा, मेरा भ्रम टूट गया है। अच्छी बात है भाई। ऐसा करके एक सप्ताह बीत गया। अब लक्ष्मीचंद सेठ ने हीराचंद से कहा, भाई तुम सुबह शाम होटल का नाश्ता पानी करने जाते हो, उसके बदले एकदम दोपहर में जाओ और अंदर जाकर ज़रा देखना तो सही भाई वहाँ किस तरह का खेल होता है। हीराचंद ने कहा, ठीक है, इसमें क्या है, आज दोपहर को ही हो आऊँगा। हीराचंद तो रोज़ कंदोई के यहाँ जाता और बाहर की बेंच पर बैठकर पूरी चाट कचौड़ी खाकर आता था, कभी अंदर की ओर नहीं गया था। सेठ का कहना मानकर आज उस ओर गया। गर्मी की दहकती दोपहरी, गर्मी भी ऐसी कि देखा ना जाए। कामगार हाथ से आटा गूँथ रहे थे, खुले बदन से पसीना टपक रहा था जो उसके अंदर गिर रहा था। मुंह से लार भी गिर जाए तो वह भी आटे के साथ गुथ जाए। ये सब उसने अपनी आँखों से देखा। कभी कभी तो उसमें नाक का पानी भी गिरे, भनभन करती मक्खियाँ भी दब जाती जिन्हें वे निकाल कर फेंक देते। हीराचंद को यह देखकर घिन चढ़ गई। उसे लगा कि आज तक मैं ऐसा गंदा मटमैला खाना खाता रहूं, इसकी अपेक्षा घर का भोजन क्या खराब है। उसने होटल का भोजन त्याग दिया। मन ही मन निश्चय कर लिया कि आज के बाद कभी भी होटल की सीढ़ियों पर पैर नहीं रखूंगा। प्रभात बेला में हीराचंद ने लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखकर राम राम किया। मुनीम 25 रुपये देने लगे, तब उसने कहा कि रहने दो, अब पैसा नहीं चाहिए। लक्ष्मीचंद सेठ ने कहा, क्यों बेटा? बस होटल के नाश्ता पानी से मन उठ गया है। लो ठीक हुआ। अब एक चोरी की बुरी आदत और रह गई तुम्हारे अंदर। तो तुम ऐसा करो, राजमहल में जाओ, राजा के पलंग के नीचे के पायों में जेड रत्न लगे हैं, उन्हें निकाल कर ले आओ, तभी तुम्हारी चोरी और चतुराई की परीक्षा होगी। अच्छा काका, आप जैसा कहो, मेरी तरफ से कहाँ ना हुई। चोरी करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। घनघोर अंधेरी रात, समूचा नगर किंचित होकर नींद की गोद में खो गया था। कमजोर मनुष्य का कलेजा कांप उठे, ऐसी सरसराती हुई हवा चल रही थी। उसी समय वणिक पुत्र हीराचंद राजमहल में सेंध लगाकर घुसने को तैयार हुआ। मुंह पर गमछा बांध रखा था, हाथ में सेंध लगाने का औजार था, कांख में चंदन गो दबा रखी थी। इस तरह वह राजमहल की तरफ चल रहा था। उसी समय नगर के राजा अंधार पछेड़ा ओढ़कर नगर चर्चा करने चले थे। राजा ने आवाज़ दी, अरे कौन हो तुम? ये तो मैं चोर, लेकिन तुम? मैं भी तेरे जैसा ही हूँ, हम दोनों एक पंथ के पंथी हैं। चलो अच्छा हुआ एक से भले दो, मुझे जरा बल मिलेगा। बोलो कहाँ चोरी करेंगे? तू जहाँ कहे। मारो तो मीर मारो, बेचारे फकीर को क्या हैरान करें। चलो आज तो राजमहल में चोरी करेंगे। चलो फिर। पिछली सीमा में होते हुए वे दोनों राजमहल की तरफ चल दिए। गढ़ के दरवाजे पर देखा तो ठंड में चौकीदार टांग बोरकर नाक के नगाड़े बजा रहा था। दोनों दीवार कूदकर उस तरफ कूद गए। हीराचंद ने राजा से कहा कि तुम बाहर ध्यान रखना, मैं राजमहल में घुस रहा हूँ। ऐसा कहकर उसने गढ़ की दीवार पर चंदन गो डाल दिया। फिर तो देखते ही देखते किले के ऊपरी भाग पर पहुँच गया। राजमहल में पहुंचकर जगमगाते झुम्मुर के उजाले में देखा तो पलंग एकदम खाली। उसे लगा कि चलो अच्छा हुआ, जिसका डर था वह टल गया। पलंग के पाए के पास पहुंचकर धरती पर कान लगाकर टकोरा किया तो वहां से लक्ष्मी की पुकार सुनाई दी, मुझे बाहर निकाल, मुझे बाहर निकाल। तुरंत औजार की मदद से चारों पायों के 4 जेड रत्न निकाले। जेड रत्न में से चमकदार प्रकाश निकलने लगा। चारों जेड रत्नों को कमर से बांधकर तेज गति से नीचे उतर गया, मानो कहीं गया ही ना हो। राजा ने कहा, लाया? हीराचंद ने कहा, हाँ। ऐसा कहकर चारों जेड रत्नों को कमर में से निकाला और राजा के हाथ में जेड रत्न रखते हुए बोला, लो अपने हिस्से के 2 रत्न। हीराचंद के कंधे पर हाथ रखते हुए राजा ने कहा, शाबाश, रंग है जवान तेरी विद्या का। हिम्मत की कोई कमी नहीं, कोई कीमत नहीं। सच बोलने के कारण
मेरे मन में तुम्हारे लिए सम्मान का भाव उत्पन्न हो रहा है। फिर दोनों अपनी अपनी राह चले गए। प्रभात की बेला में हीराचंद ने लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखकर राम राम करके उनके हाथ में दोनों जैड रत्न रख दिए। लक्ष्मीचंद सेठ ने कहा, 4 जैड रत्नों के बदले 2 ही क्यों? रास्ते में दूसरा एक हिस्सेदार मिल गया था, उसे दे दिया। ठीक है, ऐसा कहकर दोनों जैड रत्न ठीक से रख दिए। अब इस घटना से राजमहल में हो हल्ला मच गया। वायु बेग से नगर में बात फैल गई कि राजमहल में चोरी हो गई। चोरी की आड़ में मंत्री ने पिछले दरवाजे से तिजोरी खाली करके सारी दौलत अपने घर पहुंचा दी। फिर घोषणा कर दी कि चोर ने तो पूरी तिजोरी साफ कर दी। राजा तो शांत मन से सुनते रहे और अंदर ही अंदर आग बबूला होते रहे। चौकीदार और सिपाहियों ने सबने मिलकर चोरी का माल पकड़ने के लिए खूब प्रयास किया। राज्य के श्रेष्ठ गुप्तचर भी हार मान गए, लेकिन पानी मटमैला ना हुआ और चोरी की बात पर गांव के लोग आपस में तरह तरह की खट्टी मीठी बातें करने लगे। अरे गजब का जानकार था। जब राजा के पलंग के पायों के नीचे से जैड रत्न निकाल कर ले गया तो ये बहुत बड़ी बात कहलाएगी। लेकिन चौकीदार कहाँ बैठे रहे होंगे? चौकीदार बैगन तौल रहे होंगे। और फिर तो खट्टी मीठी बहुत सारी बातें हुईं। उस बात को यदि चौकीदारों ने सुना तो खड़े खड़े जल गए होते। राजा ने सोचा कि चोर सच्चा है, मेरे हिस्से के 2 मुझे देकर चला गया। हिम्मत वाला और बहादुर भी है। ढंडोरा पिटवाऊं तो शायद हाजिर हो जाए। कहीं ना कहीं तो होगा ही। राजा ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जैड रत्न का चोर हाजिर होगा तो राजा के द्वारा उसे अभयदान दिया जाएगा। लक्ष्मीचंद सेठ ने 2 जैड रत्न और हीराचंद को साथ लेकर दरबार में हाजिर होने की सोच ली। राजा ने कहा, बनिया का बेटा ऐसा काम करने लग गया। लक्ष्मीचंद ने जड़ से लेकर चोटी तक की सारी बात राजा को सुनाई। राजा आश्चर्यचकित रह गया। फिर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। राजमहल में से कितनी चोरी हुई? सारे झूठ सच की परख हीराचंद के सामने हुई। हीराचंद ने तो 4 जैड रत्न चुराए थे। जो तिजोरी एकदम से खाली कैसे हो गई? राजा ने मंत्री के घर की तलाशी करवाकर चोरी का सारा माल पकड़वा लिया। राजा ने मंत्री से कहा, समूचा निगल जाना अच्छा नहीं लगता, क्यों? फिर मंत्री का मुंडन करवाकर चूना पुतवाकर गधे पर बैठाकर उल्टा भगवा दिया। राजा ने हीराचंद से कहा कि बनिया बिना तो लंका के राजा रावण का भी राज चला गया। मुझे तो तुम्हें मंत्री बनाना है। हीराचंद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा कि सारे यश के भागी लक्ष्मीचंद सेठ हैं। मेरी बिगड़ी बाजी इन्होंने सुधारी है। ऐसा कहकर सेठ के पैरों में झुक गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।